नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश में चुनावी गहमा गहमी लगातार तेज हो रही है, बढ़ रही है। और चुनाव का जब मौसम होता है तो हम देखते हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, नेता होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। लेकिन जनता को और वोटर को जानने का हक है, जो असलियत है उसको जानने का हक है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम पारदर्शिता के मुद्दे उठाते हैं। हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि प्रूवन होते हैं, जो कि कागजों पर साफ तौर पर दिखाई देता है क्या सच है क्या झूठ है। और आज जानने का हक में जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो चुनावी खर्च से जुड़ा मुद्दा है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा विषय समझाऊं और इसके बारे में आपको रिपोर्ट दिखाऊं, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद है। परिचय करा दूं, हमारे साथ आज कांग्रेस और बीजेपी के 2 युवा प्रवक्ता हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया संबित जी आपके यहाँ आने के लिए। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के युवा और फायरी स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, त्रिलोचन शास्त्री जी फाउंडर मेंबर है एडीआर, जिसने ये आंकड़े निकाले हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि चुनाव में राजनीति में पारदर्शिता के लिए लगातार काम करती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शास्त्री यहाँ आने के लिए। और इससे पहले कि मैं इस पूरे बहस को आगे बढ़ाऊं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो ये साफ बताती है, जो एडीआर ने जो पूरा आकलन किया वो साफ बताती है कि जो राजनीतिक पार्टियों ने पिछले चुनाव यानी 2009 के चुनाव में जो खर्च के आंकड़े दिए थे वो, और जो उसके सांसदों ने खर्च के आंकड़े दिए थे, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि अलग अलग बात की गई है, यानी अनियमितता है, कहीं ना कहीं झोल है। क्या यह मामला? आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की एक संस्था एडीआर जो चुनाव रिफॉर्म को लेकर काम करती है, उसने आरटीआई डालकर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खर्च के बारे में जानना चाहा। देश के 543 सांसदों में से 388 सांसदों के खर्च का विवरण आरटीआई से बाहर आया। 388 नेताओं में से 277 सांसद राष्ट्रीय पार्टियों के थे, बाकी क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल हैं। पार्टियों ने अपने सांसदों को चुनाव जीतने के लिए 14 करोड़ 19 लाख रुपए दिए, जबकि चुनाव आयोग में जमा एफिडेविट में 138 में से सिर्फ 77 सांसदों ने ही माना कि उन्हें पार्टी ने 7 करोड़ 46 लाख रुपए दिए। सवाल ये कि आखिर बाकी के 7 करोड़ रुपए गए तो कहाँ गए? जो एफिडेविट्स फाइल किए जाते हैं ये उस ऑब्जेक्टिव के साथ फाइल किए जाते हैं, और जैसे ही ये फाइल किए जाते हैं हम लोग थ्रू प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर उन्हें अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं, उन्हें डाउनलोड के लिए अवेलेबल करवाते हैं, ताकि पब्लिक को ट्रांसपेरेंटली ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। उसके बाद ये पब्लिक की ड्यूटी बनती है, और यही हम पब्लिक को मैसेज भी अलग अलग माध्यमों से दिलवाते हैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर, कि आप इन एफिडेविट्स को ज़रूर पढ़ें, उनकी गहराई में जाएं और अपने कैंडिडेट्स के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। देश में सिर्फ 6 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई के जवाब में कहा कि हमने किसी भी नेता को चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग में जमा एफिडेविट में बीजेपी के 25 सांसदों ने माना कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उन्हें करोड़ों रुपए दिए। सवाल ये कि झूठ आखिर कौन बोल रहा है? कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन जिसके पास ये एविडेंस है कि फलां कैंडिडेट ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो गलत है, तो वो उस एविडेंस के साथ पुलिस के अंदर या कोर्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और वो अगर उसको प्रूव कर पाता है कि ये जो एफिडेविट था ये गलत था, या इसमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी वो गलत थी, और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन से, तो उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कैंडिडेट विल बी एंश्योर्ड। आरटीआई के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने माना कि 33 नेताओं को पार्टी ने पैसा दिया, जो सरकार में मंत्री पद पर भी थे। लेकिन इन्हीं 33 नेताओं में से 22 नेता कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिला। ये बात चुनाव आयोग में जमा एफिडेविट से पता चलता है। पैसा मिला या नहीं मिला, सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आखिर चुनाव आयोग को अंधेरे में इन नेताओं ने क्यों रखा? क्या इसी पारदर्शिता से बचने के लिए राजनीतिक दल आरटीआई में नहीं आना चाहते? इन सवालों के जवाब जनता को चाहिए।
जिस देश में से 1600 से ज्यादा राजनीतिक दल हों, जहां की सरकारें जात के समीकरण के आधार पर बनती हों, वहां के नेताओं से हम कैसी ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं। सूचना अधिकार कानून से साफ हुआ है कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें नेता और राजनीतिक पार्टियों ने जो चुनाव आयोग में एफिडेविट जमा किया था, उसमें ढेरों गलतियां थी। आखिर हम उनसे किस मजबूत लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं? कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये रिपोर्ट थी। और प्रोफेसर शास्त्री, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि राष्ट्रीय पार्टियां बताती हैं कि उन्होंने अपने 138 सांसदों को 14 करोड़ 19 लाख रुपए दिए, 138 सांसदों को, जबकि 277 जो सांसद है राष्ट्रीय पार्टियों के, जिसमें से 75 हिसाब देते हैं और कहते हैं कि हमें 7 करोड़ 46 लाख रुपए मिला। जो आंकड़े लिखित में जो व्हाइट मनी कहा जाता है, वो तो केवल आप कह रहे हैं कि 70 लाख है, मगर एक भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने तो पब्लिक में कहा कि 8 करोड़ रुपया खर्च किया है जी। तो जो काला धन है उसका तो बिल्कुल ही हिसाब नहीं है। हम तो केवल ये व्हाइट मनी का हिसाब मांग रहे हैं, मगर असली जो है ये खेल पैसों का है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूरी प्रक्रिया कैसे आपने की? और इसमें एक बात ये भी सामने आई कि 96 सांसदों के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, जबकि हर सांसद को 30 दिन के भीतर अपना हिसाब देना पड़ता है। ये क्या मामला है कि 96 सांसदों के जो खर्च है पिछले बार चुनाव का, वो खर्च ही उपलब्ध नहीं है कहीं? पहले हम कानून को समझ ले। कानून ये कहता है कि हर एक उम्मीदवार को चुनाव आयोग को 30 दिन के अंदर पूरा अपना ब्यौरा देना होगा लिखित में कि भाई मैंने इतने इतने पैसे खर्च किए हैं। एक तरफ ये कानून है। दूसरा कानून है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये लिखित में चुनाव आयोग को देना है 90 दिन के भीतर। हाँ, 90 दिन के भीतर लिखित में देना है कि उन्होंने कितने पैसे कैसे खर्च किए, और उसमें एक आंकड़ा ये भी आता है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे दिए। अगर पार्टी कहती है कि हमने एक फलाने उम्मीदवार को 10 लाख दिए, तो उस उम्मीदवार के खर्चों में उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई 10 लाख रुपए हमें पार्टी से मिले। हाँ। मगर जब इसका हम तालमेल करते हैं तो इसमें बहुत अंतर नजर आए हैं, और वही हमने हाईलाइट किया है। जी, राजीव त्यागी जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे 2009 के चुनाव का, तो एक पार्टी कहती है कि हमारे 35% कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमने पार्टी से फंड लिया, एक पार्टी के 30% कहते हैं कि हमने पार्टी से फंड लिया जी। और करीब 437 MP ये कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज 14,62,000 रुपए खर्च हुए हम लोगों के चुनाव में। हालांकि मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, और इसमें निश्चित रूप से उनको और पारदर्शी होना चाहिए था। 437 MP वो सभी दलों के हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग ने और उसकी लिमिट बढ़ाई है खर्चे की 70 लाख रुपए तक बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जितने बड़े राज्य हैं, और 54 लाख से नीचे के छोटे राज्यों में, और 18 से 20 लाख रुपए करीब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपको MP के लिए आप खर्च कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है। संबित जी, जो ये पूरी बात है, इसमें एक आंकड़ा ये भी कहता है, अगर पिछली बार के 2014 की हम पिछली बार के चुनाव के 2009 के चुनाव को देखें, तो करीब आधे सांसदों ने जो लिमिट थी वो भी नहीं दिखाई है। उन्होंने आधी लिमिट दिखाई है कि हमने इतना खर्च किया। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़, मैं कई बार जो पढ़ता हूँ ADR की रिपोर्ट से, तो मैं सहमत भी रहूँगा शास्त्री जी से कि 3 महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता है और चिंता करने की आवश्यकता है राजनीतिक शक्तियों को। पहला कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड क्रिएट किया जाए। जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कि जो सामाजिक सेवा करने के लिए व्यक्ति जमीन पे लड़ने उतर रहा है, वो धन बल के कारण से उसका आंकलन ना हो, और किस प्रकार से वो अपने सामाजिक सेवा को जनता तक पहुंचाए, उस कारण से वो आगे बढ़ी, ये बहुत चिंता का विषय है। और इस पे लेवल प्लेइंग ग्राउंड किस प्रकार वो क्लैंप किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, पेनाल्टीज पे, पेनाल्टीज दोनों विषयों पे लगना चाहिए कि जो पार्टी अपने फंडिंग को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से। और थर्ड, उस कैंडिडेट के लिए भी पेनाल्टी होना चाहिए जो कैंडिडेट 70 लाख से ऊपर खर्च कर दे, जो कि अभी नया प्रोविजन है। शास्त्री जी, आप इस पूरे जो डिफेंडिंग जो आपने देखा, दोनों पार्टियों ने जो जिस तरह से मुद्दे उठाए, और कम से कम यहाँ पे दोनों पार्टियां बड़ी सहमत दिख रही हैं एक मुद्दे पर, तो आप कैसे देखते हैं कि ये क्या वास्तव में लिमिट बढ़ाकर और अगर इस तरह की सजा का प्रावधान कर दिया जाए तो क्या ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? नहीं, ये लिमिट से कुछ लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि जैसे आपने कहा, जब लिमिट कम थी उससे भी आधा उन्होंने खर्चा दिखाया, तो सब लोग जानते हैं कि भाई 70 लाख में तो कोई चुनाव लड़ता नहीं है।
आप बाज़ारों में जाइए तो लोग कहते हैं कि भाई जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे 10, 20, 25 करोड़ भी खर्च होता है, तो ये लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो असली में जो काला धन का उपयोग होता है उसके ऊपर जब तक हम कुछ अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये चलता रहेगा। ब्लैक मनी जी, ब्लैक मनी का उपयोग तो चुनाव में बहुत होता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। जी संबित जी। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा रखना चाहता था। ब्लैक मनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्लैक मनी के आने से ही पूरा खेल अलग हो जाता है। और देखिए, ब्लैक मनी जब सक इन करता है सिस्टम तो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी होता है। आप एक बहुत मुख्य आंकड़ा देखिएगा, जितने भी चुनाव हिंदुस्तान में हुए हैं, आप ठीक चुनाव से पहले देखिए रुपी डिप्रिशिएट करना शुरू कर जाता है, क्योंकि ब्लैक मनी सक इन किया जाता है। केवल एक ही चुनाव है, ये अर्थशास्त्रियों से भी आप पूछें और रिसर्च भी देखें, 2004 का चुनाव है जिसमें रुपी डिप्रिशिएट नहीं किया है, ब्लैक मनी सक इन नहीं हुआ है। तो देखिए, वैसे आज ये बहुत एकेडमिक डिस्कशन है, मैं इसे पार्टीबाजी का डिस्कशन नहीं रखना चाहूँगा, मगर एक ब्रॉड सेंस ये बनता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ब्लैक मनी जिस प्रकार से एक सामंजस्य रख रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है कि क्यों ना इस विषय पे गंभीरता से चिंता की जाए। गंभीरता से इस पर सरकार चिंता नहीं करती रही है ब्लैक मनी की। राजीव जी, ये एक तरह से, हालांकि उन्होंने कहा मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन साफ तौर पे संबित जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है ब्लैक मनी के मामले में उसकी बहुत साफ नहीं है तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जो है, कहते कुछ है करते कुछ है। दरअसल बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा विशेष रूप से, उस पे सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के रिफॉर्म्स हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। जिससे कि आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, क्योंकि इस मंच पे हमने कई बार बहस उठाई और हर बार जो बहस है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जाके अटक जाती है। नहीं, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय मैं पहले ही कह चुका हूं, और इसमें मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लेटेस्ट मैनिफेस्टो लाई है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए देश में, और हम लोग बात करेंगे इसको। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि सेक्शन 341A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के हिसाब से अगर आप कैंडिडेट्स की वो देखें जमानत राशि लोकसभा के चुनाव में, तो कुल 25,000 रुपए है। और इससे निश्चित रूप से जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की आप वाइडर प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं, तो आप जब जो व्यक्ति 25,000 रुपए देकर के जमानत अपनी देकर के और चुनाव लड़ने चला जाता है, आज 2014 में मुझे लगता है कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से कैंडिडेट्स कम होंगे और उससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा। संबित जी, कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी हम इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात उठाते हैं तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ढाल ले लेती हैं। नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म का जहां तक विषय है, मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि 2009 के पश्चात और उससे पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के विषय में बहुत गंभीरता से कही थी। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ही इसका अंततः हल है। जब तक स्टेट नहीं फंड करेगा, ना तो लेवल प्लेग्राउंड होगा और ना ही ब्लैक मनी के ऊपर एक तरह से कंट्रोल हो सकेगा। ये होना ही चाहिए। तो देखिए, 2-3 बहुत मेजर कंसर्न पार्टीज के रहे थे, मैं उसको क्लियर कर दूं हमारी पार्टी की। पहला विषय है, हमने कहा कि आप आरटीआई का विषय तभी उठाते हैं जब वो एक पब्लिक ऑर्डर होता है या पब्लिक अंडरटेकिंग या पब्लिक कंपनी होती है। बट पॉलिटिकल पार्टी को तो आप किसी भी कीमत पे पब्लिक टेकिंग का ही अंडरटेकिंग, तो वो उसमें फिट ही नहीं बैठती है, डेफिनेशन में है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से उस डेफिनेशन में नहीं आता है। दूसरा विषय है कि आप देखिए, पूरा एक तंत्र चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आरटीआई के अंतर्गत आना चाहते हैं। जितनी पार्टी मेंबरशिप नहीं है उससे ज़्यादा लोग तो यही करते रहेंगे। हर दिन आपको इतने सवालों से घेर लिया जाएगा कि आप जवाब देते देते थक जाएंगे, पार्टी बंद हो जाएगा। ये सके जनता ये नहीं चाहती कि आप अपने फैसले कैसे लिए इस पे ट्रांसपेरेंसी लाए। जनता सिर्फ ये चाहती है कि आपके जो खर्च हो, जो आपकी फंडिंग हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। तो हम इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन को भी जो आंकड़े जाते हैं उसकी भी सच्चाई त्रिलोचन शास्त्री जी आप बताना चाहेंगे? जो देखिए, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, मैं अब एक बार त्रिलोचन शास्त्री को, क्योंकि इन्होंने कहा कि इलेक्शन का खर्च देते हैं हम, चुनाव आयोग को देते हैं। नहीं, खर्च के अलावा उनको जो इनके इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं जी। उसमें हमने देखा कि दोनों पार्टीज 75% से भी अधिक उनका जो इनकम है वो ये दिखा रहे हैं अननोन सोर्सेस। अब वो कानून में एक प्रावधान है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से कम दे तो उसका नाम देने की जरूरत नहीं है। सारे 20,000 से कम होते हैं, सारे के सारे, मतलब हजारों करोड़ रुपया वो कह रहे हैं कि 20,000 से कम है। तो ये तो बिल्कुल पारदर्शी शासन है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं जी। ट्रांसपेरेंसी मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप बता दें पहले फिर।